डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। द कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीए, सीएस और सीएमए में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट लॉ, बिजनेस लॉ और मर्केंटाइल लॉ के संबंध में डिस्कस करेंगे। लॉ का आज का जो पार्ट है वो है हमारा पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी अधिनियम 1932 और उसके प्रावधान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके संबंध में सबसे पहले हम देखेंगे इसके संबंध में क्या क्या प्रावधान है, ये कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है। ओरिजिन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। हमारा जो सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अनुबंध अधिनियम 1872। वास्तव में पार्टनरशिप एक्ट इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट है। पार्टनरशिप एक्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एक्चुअल में 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट अभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पार्ट को सेल ऑफ गुड एक्ट के नाम से जानते हैं हम। और इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ये तीनों एक्ट सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन एंड सीएमए फाउंडेशन में पढ़ाए जाते हैं, पढ़ने हैं आपको। साथ ही साथ आप इसको बीकॉम में भी पढ़ेंगे। तो अभी हमारा ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन एंड सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट को ध्यान में रख करके। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 पार्ट किए गए। इसका जो चैप्टर 11, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 11 से आगे के जो पार्ट थे उनको अलग करके हम पार्टनरशिप एक्ट में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। अब पार्टनरशिप एक्ट एक्चुअल में किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस के संबंध में रूल्स एंड रेगुलेशंस को निर्धारित करता है। द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट आर एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप एक तरीके का बिजनेस है। अब इसके संबंध में हम देखेंगे पार्टनरशिप है क्या। सबसे पहले हम देख रहे हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। साझेदारी क्या है? Partnership is defined in Partnership Act 1932। कहाँ डिफाइन किया गया है? साझेदारी अधिनियम 1932। और यहाँ पे भी कहाँ दिया गया है? इन अंडर सेक्शन 4। मीन्स हम कह सकते हैं द definition of Partnership Act is given in under section 4 of Partnership Act 1932। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में परिभाषित किया गया है साझेदारी किसे। यदि हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं तो डिफिनीशन में क्या बताया गया है? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more person for sharing profit of a business which carried by all of them or any one of them। हम इस डिफिनीशन को हिंदी में बता रहे हैं। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का समझौता है जो किसी व्यापार के लाभ को बांटने के लिए किया जाता है।
व्यापार का संचालन उन सभी के द्वारा अथवा किसी एक के द्वारा सभी के लिए कार्य करते हुए किया जाता है। देखिए डिफिनेशन पढ़ेंगे तो इस डिफिनेशन में हमको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। क्या क्या मिला है, जैसे जैसे हम डिफिनेशन पढ़ते जाते हैं तो सबसे पहले मिला है एग्रीमेंट। क्या कह सकते हैं इसको, समझौता। दूसरा आपको मिला है 2 or more persons। दो या अधिक व्यक्ति। थर्ड दिया गया है शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। लाभ का बंटवारा। और डिफिनेशन को यदि हम पढ़ते हैं तो चौथी चीज दी गई है कैरिड बाय ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं म्यूचुअल एजेंसी। पारस्परिक एजेंसी। हम डिफिनेशन को एक बार फिर से देख रहे हैं। डिफिनेशन को देखेंगे तो क्या क्या चीजें दी गई, देखिए पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons। फर्स्ट इज एग्रीमेंट, सेकेंड 2 or more person फॉर शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। थर्ड आपको डिफिनेशन में मिल जाएगा शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस विच कैरीड ऑफ ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी को हमने क्या बताया आपको, म्यूचुअल एजेंसी। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का समझौता है जो किसी के लाभ को बांटने के लिए किया जाता है। यह व्यापार उन सभी के द्वारा अथवा किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। देखिए डिफिनेशन से ही आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। दीज आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। इन चारों एलिमेंट्स के लिए हम देखेंगे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट किसी भी पार्टनरशिप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है एग्रीमेंट, समझौता। ऐसा कोई बिजनेस जिसमें एग्रीमेंट नहीं है वो कोई और हो सकता है, किसी और फॉर्म में वो क्रिएट हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन दैट इज नॉट पार्टनरशिप। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें एग्रीमेंट नहीं है वहां पे कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर्स, मेंबर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं। एग्जांपल के लिए हमारे ये मेंबर्स हैं, ये हो गया हमारे ए एंड बी, दीज आर 2 पार्टनर्स और 2 members which carry business, but they are father and son। ये पिता और पुत्र है, बिजनेस पिता का था और पुत्र भी आ गया, यहाँ पे कोई इनके बीच एग्रीमेंट नहीं है, then this is not partnership because we participate in business due to social status। यहाँ पे बी क्यों आ रहा है बिजनेस में, सोशल स्टेटस की वजह से आ रहा है, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। सो वी कैन से एग्रीमेंट is an essential elements for partnership। बिजनेस है, बिजनेस में पार्टनरशिप में है, बिजनेस में कोई एग्रीमेंट नहीं है देन वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है आपको पता है ये क्या है, दिस इज अ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में फैमिली के सारे मेंबर्स, क्या हमने कह दिया कि और बहुत सारे पार्टनर हैं, ABCD 4 पार्टनर हैं जो आपस में एक ही फैमिली के हैं, तो क्या इनके बीच में कोई एग्रीमेंट है, नहीं एग्रीमेंट, देन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट
पार्टनरशिप। अब हम आते हैं सेकेंड एग्रीमेंट के बारे में। एक चीज और ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में केवल वही मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो एग्रीमेंट करने के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एग्रीमेंट इज गिवन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अनुबंध अधिनियम में बताया गया है कौन से व्यक्ति अनुबंध करने के लिए सक्षम है, सक्षम पक्षकार। वो भी हम जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएंगे तो देखेंगे। शॉर्ट में समझ लीजिए, केवल 3 लोग ही एग्रीमेंट कर सकते हैं। ओनली 3 persons आर एलिजिबल फॉर एग्रीमेंट। हु आर दे? कौन है वो? तो पहला ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति मेजर हो, जिसने 18 साल की उम्र पार कर ली है, मेजर पर्सन वेस्ट। सेकेंड, नॉट डिक्लेयर डिसेबल बाय कोर्ट, जिसको कोर्ट ने डिसेबल डिक्लेयर नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं जिनको कोर्ट बता देता है एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, लाइक इंसॉल्वेंट, जो क्या होते हैं आपके दिवालिया होते हैं, इंसॉल्वेंट एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। या कोई क्रिमिनल है, उसने किसी प्रकार का क्राइम करके रखा है, या कोई अदर पर्सन। और थर्ड, ऐसा पर्सन एग्रीमेंट कर सकता है जो साउंड माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति। इन 3 तरीके के व्यक्तियों को छोड़ करके बाकी लोग एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो पार्टनर नहीं बन सकते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे भी कि क्या एक माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। तो जवाब है, एक माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वो एग्रीमेंट करने के लिए एबल नहीं है। हम आते हैं दूसरे कंडीशन में, 2 or more persons। दूसरा हमारा है 2 or more person, 2 या अधिक व्यक्ति। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एटलीस्ट 2 persons होने चाहिए। कितने होने चाहिए? कम से कम 2। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम जो है वो इनकी लिमिट 50 है, सामान्य 10। फॉर पार्टनरशिप देयर आर एटलीस्ट 2 members are necessary. Maximum members may be 50. The number of membership is given in कंपनी एक्ट। कहां बताया गया कितने मेंबर्स हो सकते हैं? कंपनी एक्ट 2013 के अमेंडमेंट 2014 में दिया गया। एक्चुअली पहले जो था पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 के पहले जब तक कंपनी एक्ट 1956 था, तो ये मेंबर्स कितने थे? नॉर्मल बिजनेस में 20 और किसी भी बैंकिंग बिजनेस में 10। फिर इसको चेंज कर दिया गया। तो जब पार्टनरशिप कंपनी एक्ट 2013 बनाया गया तो शुरुआत में इनकी संख्या 100 की गई, बाद में अमेंडमेंट करके इनको कितना कर दिया गया? 50 कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स किस एक्ट में दिए गए हैं? तो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिए गए हैं, वो कंपनी एक्ट में दिए गए हैं कितने मेंबर्स। चलिए इसके बाद आते हैं हम थर्ड एलिमेंट्स में, दैट इज शेयरिंग प्रॉफिट। शेयरिंग प्रॉफिट, लाभ का बंटवारा। पार्टनरशिप के लिए थर्ड इनिशियल एलिमेंट्स शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लाभ का बंटवारा है। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एग्रीमेंट भी है, 2 से ज्यादा व्यक्ति भी है, लेकिन वो लाभ का बंटवारा नहीं करता है, तो पार्टनरशिप नहीं। जैसे आप देखिए एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, लाइक कोई क्लब है, उसमें मेंबर्स होंगे, जब उन्होंने मेंबरशिप ले ली होगी तब उनके बीच एग्रीमेंट भी हुआ होगा, लेकिन क्या वो पार्टनरशिप होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज मेंबर्स आर नॉट शेयर प्रॉफिट। जो सदस्य हैं वो लाभ को नहीं बांटते हैं। जब उनके बीच में लाभ का बंटवारा ही नहीं है, देन ये पार्टनरशिप। मेंबर्स है, एग्रीमेंट भी है, लाभ का बंटवारा नहीं है, तो
और यदि एग्रीमेंट नहीं है तो आपको पता है तब भी पार्टनरशिप। एंड फोर्थ एलिमेंट इज म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस कैरीड बाय ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हमने शॉर्ट में आपको बताया था म्यूचुअल एजेंसी। It is the fourth elements of partnership, but it is the most important elements of partnership. ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। The true test of partnership depend on this element. हमारा जो वास्तविक परीक्षण है वो इसी एलिमेंट्स पे निर्भर करता है। हम आगे देखेंगे द ट्रू टेस्ट अंडर सेक्शन 6, धारा 6 में बताया गया है वास्तविक परीक्षण। देन हम बताएंगे द एग्रीमेंट एंड शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर प्राइमा फेसी एविडेंस। ये केवल प्रथम दृष्टाक्षर के आधार पे हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप हो सकता है, बट एक्चुअल में वो पार्टनरशिप है या नहीं है इट डिपेंड ऑन म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी है क्या? हमने आपको बताया पूरी लाइन, जब डेफिनेशन की लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है बिजनेस कैरिड बाय ऑल ऑफ देम, सभी के द्वारा बिजनेस चलाया जाएगा। मींस जितने भी मेंबर्स हैं, एग्जांपल के लिए हमारे पास 3 मेंबर्स हैं ए, बी और सी, तो ये तीनों बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। या उसी क्या बताया गया, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मींस इनमें से केवल ए बिजनेस चला रहा है, बट कैसा चला रहा है? एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के लिए। ए व्यापार चला रहा है, लेकिन ये माना जाएगा कि बिजनेस ए भी ऑपरेट कर रहा है, बी भी ऑपरेट कर रहा है और सी भी ऑपरेट कर रहा है। एजेंसी आपने पढ़ा होगा, एजेंसी में क्या होता है? एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट। जब हम एजेंसी की बात करते हैं, एजेंसी में क्या होगा? प्रिंसिपल एंड एक प्रधान होगा और एक एजेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए हमारा ए ऑनर है, ये जो है हमारा ऑनर है, और उसका एम्प्लॉय डी है। डी जो भी एग्रीमेंट कर रहा है किसके लिए कर रहा है? इन द बिहाफ ऑफ ए। या हमने कहा कि एबीसी 3 पर्सन है और इनका जो मैनेजर है डी, देन एबीसी और प्रिंसिपल एंड डी क्या होगा? एजेंट होगा। डी को हम केवल एजेंट ही कह सकते हैं। अब किसी भी एग्रीमेंट के लिए डी लायबल नहीं होगा, बिकॉज डी द पोजीशन ऑफ डी इज एज एजेंट। इसकी पोजीशन एजेंट की तरह है और एजेंट कभी भी लायबल नहीं होता है। एजेंट के कार्यों के लिए हमेशा प्रिंसिपल ही लायबल होता है। तो म्यूचुअल, ये तो एजेंसी होगी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? म्यूचुअल एजेंसी इज दैट रिलेशनशिप वेयर एवरी पर्सन वर्किंग एट 2 पोजीशन। यहाँ पे हर एक व्यक्ति 2 पोजीशन, 2 स्थितियों में काम करता है। कैसे कर सकता है? प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। यहाँ पे प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी। देखिए यहाँ पे हम देखें तो डी पार्टनर नहीं होगा, क्योंकि डी केवल एजेंट है, डी किसी भी कार्य के लिए लायबल नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखिए ए एग्रीमेंट कर रहा है, बट एक ही एग्रीमेंट के लिए ए भी लायबल होगा, बी भी लायबल होगा, सी भी लायबल होगा। यहाँ पे ए एजेंट भी है एंड प्रिंसिपल भी, बी प्रिंसिपल है, सी प्रिंसिपल है, इनका ए एजेंट है। मीन्स ये एग्रीमेंट ऐसा है कि वो ऑनर भी है और एजेंट भी है, ऐसा रिलेशनशिप पार्टनर्स के बीच में है, देन वो क्या कहलाएगी? आपकी पार्टनरशिप कहलाएगी। एंड को ध्यान रखना है, म्यूचुअल एजेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। इन सारे एलिमेंट्स में, इन सारे फीचर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। अभी देखते हैं क्या एलिमेंट्स हैं। लिमिट लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। जो भी सदस्य होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है। जो शेयर होता है पार्टनरशिप का इज नॉट ट्रांसफरेबल। साझेदारों का जो भी शेयर है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। अभी और एलिमेंट्स के बारे में देखिए, 4 तो मेन था, क्या बताया था? अनलिमिटेड लायबिलिटीज,
पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर। दायित्व क्या है? असीमित दायित्व है, वो अपना हिस्सा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको ध्यान किस पे रखना है? ये 4 मेन एलिमेंट्स के बारे में देखना है। अब हम देखते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का वास्तविक परीक्षण। ट्रू टेस्ट है पार्टनरशिप का, वो दिया गया है अंडर सेक्शन 6 धारा 6। हम धारा 6 के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, कौन कौन से एलिमेंट्स? एग्रीमेंट, शेयरिंग प्रॉफिट, 2 और मोर पर्सन एंड म्यूचुअल एजेंसी। इन चारों एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट्स है जो ये बताता है कि पार्टनरशिप है क्या? इसके बारे में धारा 6 में प्रोविजन दिए गए हैं। अकॉर्डिंग सेक्शन 6 पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट करने के लिए हमें पार्टनर्स के इंटरनल रिलेशनशिप को देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? इंटरनल रिलेशनशिप। इंटरनल रिलेशंस, आंतरिक संबंध। केवल हम आंतरिक संबंधों का अध्ययन करके ही बता सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप है या नहीं, क्योंकि जो भी आपके बाकी एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? एग्रीमेंट एंड प्रॉफिट शेयरिंग, समझौता और लाभ का बंटवारा, ये केवल प्रथम दृष्टि साक्ष्य है, ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है। ये केवल प्राइमा फेसी एविडेंस है। प्राइमा फेसी एविडेंस क्या होते हैं? जिनको हम उससे स्ट्रॉन्ग एविडेंस के द्वारा इग्नोर कर सकते हैं, ऐसे साक्ष्य जिनको अधिक प्रभावशाली साक्ष्यों के द्वारा हटाया जा सकता है। हम केवल देख के कह सकते हैं पार्टनरशिप हो सकता है, इट में भी पार्टनरशिप, बट हम कंक्लूजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? उनके बारे में देखते हैं। हमने कहा कि इंटरनल रिलेशनशिप, बट इंटरनल रिलेशनशिप के पहले हम एग्रीमेंट के बारे में देखते हैं। तो आप देखिए, एग्रीमेंट यहाँ पे होता है लेकिन पार्टनरशिप नहीं होता है। वो सारे कौन कौन से हैं? एनपीओ, एनपीओ में एग्रीमेंट होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स होते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, तो क्या वो पार्टनरशिप हो जाती है? नहीं हो जाती। एग्रीमेंट तो है बट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट पार्टनरशिप। इसी तरीके से यदि हम देखें शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर्सन बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर है और उसको ऑर्गेनाइजेशन 10% प्रॉफिट भी देता है, उसको एज ए रेम्युनरेशन नेट प्रॉफिट का 10% दे रहा है। या कोई पार्टनर है, उसकी डेथ होने के बाद उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उनको कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं, तो क्या वो पार्टनर बन जाएंगे? या और एग्जांपल हम लेते हैं, कोई लेंडर है जिसने फॉर्म को लोन दे रखा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे रखा है, और जब तक हम उसका लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तब तक उसे हम प्रॉफिट में एक शेयर दे रहे हैं। तो क्या ये शेयर देने से वो पार्टनर बन जाएगा? जवाब है बिल्कुल। इट मीन्स आप एग्रीमेंट को लें या शेयरिंग प्रॉफिट, इन दोनों के बारे में डिस्कस करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रूफ करते हैं कि वो पार्टनरशिप है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल के लिए ABC
तीन एक बिजनेस चलाते हैं, उनमें इनका एक मैनेजर है डी, जिसको 5,000 या 15,000 पर मंथ सैलरी दी जा रही है, और साथ ही साथ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब देखिएगा यहाँ पे हम डी की पोजीशन देख रहे हैं। डी को क्या मिल रहा है? 15,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिल रही है। कैसे मिल रही है? क्या इसमें एग्रीमेंट है? बिल्कुल, जो हम किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं तो उसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट हो गया है। एग्रीमेंट किसका हुआ है? एग्रीमेंट फॉर पेमेंट सैलरी ऑफ रुपीज 15,000 एंड प्रोवाइडिंग कमीशन ऑन कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। सैलरी प्लस हम क्या बोल रहे हैं? कमीशन। कितना दे रहे हैं कमीशन? 10% कमीशन दे रहे हैं, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। देन देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है। पहली एग्रीमेंट है, बिल्कुल है। सेकेंड, शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट भी शेयर करना है। बट डी नेवर ट्रीटेड एज अ पार्टनर। डी क्या पार्टनर बन जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज इनका यदि हम इंटरनल रिलेशनशिप देखेंगे तो दे आर द एग्रीमेंट फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। यहाँ पे नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का संबंध है। डी क्या है? कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, केवल कर्मचारी है, या इसे हम क्या कह सकते हैं? एजेंट कह सकते हैं। किसका एजेंट है? ABC। ये तीनों क्या हो गए? प्रिंसिपल। ये तीनों क्या हो गए? प्रधान। या एम्प्लॉयर हो गए तीनों। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के संबंध है, तो पार्टनरशिप का है नहीं है। इट मीन्स हम जो आपको पहले ही बता चुके हैं, एग्रीमेंट एंड शेयरिंग प्रॉफिट आर ओनली प्राइमा फेसी एविडेंस। ये केवल प्रथम दृष्टांत से हम कह सकते हैं कि इनके बीच में पार्टनरशिप हो गया है, हो सकता है। बट कंक्लूजन किस पे डिपेंड है? कंक्लूजन के लिए हम सेक्शन 6 को देखेंगे, और सेक्शन 6 में बताया गया है कि कोई मेंबर्स पार्टनर है या नहीं है, या पार्टनरशिप का वास्तविक परीक्षण करना है। फॉर ट्रू टेस्टिंग ऑफ पार्टनरशिप हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू एनालिसिस द इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ मेंबर्स, इनके आंतरिक संबंधों को। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो ट्रू टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए? ट्रू टेस्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको जो दिख रहा है, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। आपको पता है, अभी भी हमने डिस्कस किया है कि वो एम्प्लॉय भी है एंड ऑनर भी है। यदि ऐसा कोई रिलेशनशिप है, यदि यहाँ पे हम ले लेते ABC में से यहीं पे C की जगह D की जगह B होता, या कि फिर A होता, या कि फिर C होता, देन इन तीनों की पोजीशन क्या है? यहाँ पे देखिए B ऑनर भी है और एजेंट भी। यहाँ पे ऑनर है, यहाँ पे एजेंट है, A का भी और C का भी। ठीक इसी तरीके से यदि हम A को यहाँ पे बैठा दें, देन हम इनका इंटरनल रिलेशनशिप देखेंगे तो म्यूचुअल एजेंसी है। या यहाँ पे हम C को रखते हैं तो यहाँ म्यूचुअल एजेंसी है, और जहाँ पे भी म्यूचुअल एजेंसी है तो वो ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप होगा। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9425464128। आप हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या हमारा दूसरा नंबर है 9993464128। जो भी डिटेल में और जानकारी लेना चाहते हैं, इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स आते हैं, वो इस नंबर पे मैसेज करें। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से PDF फाइल में सारे नोट्स प्रोवाइड कर दें। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लॉ का ही, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।